Okay, audio video fine. Audio video fine. Yes, sir. Okay. अच्छा, आरसीएम का कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो गया. स्पॉन्सरशिप सर्विस हो गया था. रिकवरी एजेंट, ऑथर सर्विस. ये शीट मैंने दे दिया ना आप लोग को. हाँ सर। ओके. डीएसए भी हो गया, बिजनेस फैसिलिटेटर हो गया, सिक्योरिटी सर्विस नहीं हुआ, बिजनेस फैसिलिटेटर तक हुआ है. करेक्ट. हम्म. करेक्ट. बिजनेस फैसिलिटेटर तक हो गया है कंप्लीट. आज सिक्योरिटी सर्विस. Again, the topic is RCM. The topic is RCM. Who is liable to pay tax? Who is liable to pay tax? Supplier. Sorry. Recipient. Recipient is liable to. Recipient of what? Recipient of service is liable to pay tax. याद आ रहा है क्या सेक्शन? याद आ रहा है क्या आप लोग को? सेक्शन 9(3). Section 9(3). Who is liable to pay tax? Answer: the recipient of थ्री. the service is liable to pay tax. हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? जस्ट फॉर रिकैप, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? GTA, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी. हु इज लायबल टू पे टैक्स? द पर्सन हु इज अवेलिंग द GTA सर्विस इज लायबल टू पे टैक्स with some conditions. Again, legal service. Who is liable to pay tax? Any business entity who is availing legal service from whom? From advocate is liable to pay tax. Sponsorship service. Sponsorship service में क्या था सर? Any business entity or any person who is providing service to any body corporate or any partnership firm registered under GST Act. Registered under GST Act. Then the recipient of the service is liable to pay tax. मतलब सर ये A है, A है, A is providing sponsorship service to B. Understood? A is providing sponsorship service to B and B is making payment to A. In that case, who is liable to pay tax? Answer is government. Sorry, answer is B. Understood? याद आ रहा है क्या आप लोग को? बहुत दिन बाद स्टार्ट किए चैप्टर. हाँ सर. ओके. नेक्स्ट, इस पे मैंने सेम स्पॉन्सरशिप सर्विस पे मैंने एग्जामेशन भी करवाया था कुछ. क्या एग्जामेशन? अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस इन
एक दो तीन चार पांच कैटेगरी के लिए हो रहा है तो द सर्विस इज एग्जेम्प्ट। क्या क्या पांच कैटेगरी है? नेशनल कौन स्पॉन्सरशिप इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड और एनी पार्ट ऑफ नेशनल गेम बाय ओलंपिक्स, ओलंपिक्स हो रहा है उसका, और पंचायत युवा क्रीड़ा मतलब कि गांव में जो पंचायत का आपका स्पोर्ट्स होता है उसका, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, ये सारा इवेंट हो रहा है, ये सारा इवेंट हो रहा है और इस पे स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहा है, देन इन दैट केस द सर्विस इज एग्जेम्प्ट। डायरेक्टर, द पर्सन who is providing service to a company as a director। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ और आई एम, और डायरेक्टर भी कौन सा डायरेक्टर? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं एक कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ कंपनी। मैं एक कंपनी का, मैं से कंपनी बी लिमिटेड का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ एंड आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू बी लिमिटेड, देन हु इज liable to pay tax? B Limited is liable to pay tax to the government. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Insurance agent, इंश्योरेंस एजेंट में क्या था सर? द इंश्योरेंस कंपनी हायर्स सम पीपल का मतलब क्या है सर? एजेंट। द इंश्योरेंस कंपनीज जैसे LIC हुआ, GIC हुआ, कोई भी हुआ, वो एजेंट को हायर करता है कि वाई दे हायर एजेंट? फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग पॉलिसी। अंडरस्टूड? द पर्पज ऑफ गेटिंग पॉलिसी। इन दैट केस सर ये एजेंट है और ये LIC है। Agent is providing service to LIC, insurance agent service. In that case, LIC is liable to pay tax to the government. Understood? Recovery agent में क्या था सर? ये एजेंट है, कौन सा एजेंट है? रिकवरी एजेंट। प्रोवाइडिंग सर्विस किसको? टू बैंक और NBFC। In that case, who is liable to pay tax? Answer is bank or NBFC. Understood? Yes, sir. Okay. आर्टिस्ट का क्या, मैंने क्या किसका एग्जांपल लिया था सर? अरिजीत सिंह का एग्जांपल लिया था। अरिजीत सिंह गाना गा रहा है और कोई कंपोजर या म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर या उसके जैसा कोई भी उस गाने का, उस कंपनी के जैसा कोई भी उस गाने का कॉपीराइट मतलब इंजॉय कर रहा है। मतलब क्या है? ये अरिजीत सिंह है, गाना गाया, गाना गा के उस पे एक कॉपीराइट लगा दिया, वो कॉपीराइट ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग कौन है? म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर। टी सीरीज याद रखिए, टी सीरीज गाना गाता है क्या? टी सीरीज गाना नहीं गाता। इट इज अ म्यूजिक कंपनी। अंडरस्टूड? म्यूजिक कंपनी है, तो इन दैट केस हु इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर इज म्यूजिक कंपनी टू द गवर्नमेंट। ऑथर सर्विस सेम। चेतन भगत ने बुक लिख के पब्लिशर को दे दिया, ठीक है, और पब्लिशर उसको पेमेंट कर रही है। इन दैट केस हु इज टेकिंग सर्विस? आंसर इज पब्लिशर। लायबल टू पे टैक्स कौन? पब्लिशर।
देन ऑथर सर्विस, ऑथर सर्विस में क्या था सर? अच्छा ऑथर सर्विस बता दिया। अच्छा आरसीएम कब नहीं लगेगा, इस पे एक्सेप्शन था। अगर अगर ऑथर ऑथर मतलब ये ऑथर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, फाइल डिक्लेरेशन, और ये जो स्कीम है वो 1 साल तक वो विड्रॉ नहीं कर सकता। इन दैट केस हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर इज, आंसर इज ऑथर। सर मैं बढ़ा आगे बोल बोल के बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर टाइम डिवोट कर दिया है, ठीक है। आरबीआई, आरबीआई इज मेकिंग कमिटी, आरबीआई इज मेकिंग कमिटी ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। आरबीआई इज मेकिंग कमिटी for number of director, for what purpose he is making committee? The purpose of making committee to some reform changes, RBI का changes आता है ना, changes, in that case who director is giving service to RBI, answer who is liable to pay service, answer is RBI. Who is liable to pay GST, answer is RBI. Understood? हाँ हाँ ठीक है। डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, मैं बैंक का एक एजेंट है, किसी बैंक का एक एजेंट है, और वो एजेंट का काम क्या है सर? बैंक को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना है कि नहीं, बताया था, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना। इन दैट केस इंडिविजुअल डायरेक्ट मतलब कि आपका कंपनी नहीं, इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है प्रोवाइडिंग सर्विस टू बैंकिंग कंपनी। इन दैट केस हु इज लायबल टू पे टैक्स, आंसर इज बैंकिंग कंपनी। क्या सर्विस है, क्या सर्विस है? मतलब कि सर्विस एजेंट है, कंपनी बैंक का प्रोडक्ट बेच रहा है। बैंक का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? सेविंग्स अकाउंट। बैंक का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? LIC। अंडरस्टूड? बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग या फिर बोथ, सर्विस प्रोवाइडेड टू बैंकिंग, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड टू बैंकिंग। इन दैट केस RCM इज एप्लीकेबल फॉर बिजनेस के कॉरस्पॉन्डिंग बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है। देखिए टर्म एक ही है, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, लेकिन मतलब मीनिंग देखेंगे इतना माइन्यूट मीनिंग में डिफरेंस नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको बोलेगा बिजनेस फैसिलिटेटर, ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा सब बिजनेस फैसिलिटेटर में GST है, वो भी GST कैसा है? RCM है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग रूरल ब्रांच से रिलेटेड, कोई रूरल ब्रांच, जो ब्रांच कहाँ सिचुएटेड है? रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब गांव देहात, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा रूरल है कि नहीं? आपको एग्जाम में बोल देगा रूरल एरिया है, ठीक है, तो आप पता चलना पड़ेगा कि ये रूरल। इन दैट केस सर्विस क्या है? एग्जेम्प्ट, नो GST, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस, ये नहीं पढ़ाया था, यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन देखिए सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडिंग, सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विस किसको कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। मुकेश अंबानी अपना अगल बगल में सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, वेदर अंबानी इज लायबल टू पे टैक्स, आंसर इज यस, प्रोवाइडेड ही इज रजिस्टर्ड पर्सन। अंडरस्टूड? ऑयल के बाहर में इतना सिक्योरिटी है, whether oil is liable to pay tax under RCM, answer is yes, ठीक है। RCM is applicable, registered but company is liable to pay tax under GST, understood? लेकिन अगर वही सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और UT और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, और
कॉम्पोजिशन वाले लोग को, इन दैट केस द सर्विस इज एग्जेम्प्ट। क्लियर है? मैं पीछे वाला इतना भाग के आया हूँ क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा दिया था, जस्ट मैं रिकैप कर रहा था। ठीक है, एनीवन क्लियर है क्या ये वाला? यस सर। ओके, देखिए आरसीएम से ना बहुत ज़्यादा हैवक क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल ऐसे आपको सिचुएशन अराइज करेगा और आपको सिर्फ यही जज करना है कि आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा, दैट्स इट। और वो कब पता चलेगा? सर पढ़े हुए रहेंगे तब। मोटा सिक्योरिटी सर्विस देख के ही क्लिक कर जाना चाहिए, अच्छा आरसीएम हो सकता है, चेक करते हैं। ठीक है, आरसीएम हो सकता है, चेक करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सर्विस देख के आरसीएम में कूदना नहीं है, देखना है किसको मिला है, कंपनी को मिला है, आंसर इज देन आरसीएम है। इंडिविजुअल को मिला है, आरसीएम नहीं है। रजिस्टर्ड कंपनी बोला है। ठीक है, मैंने मुकेश अंबानी का टाइटल लिया था, मैंने ये सोचा कि रिलायंस दे रहा है। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी मैं लेके घूम रहा हूँ अनरजिस्टर्ड। ठीक है, मैं अनरजिस्टर्ड लेके घूम रहा हूँ तो उस पर आरसीएम नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल टू कैरी पैसेंजर, याद रखना, टू कैरी पैसेंजर। हाँ, अंडरस्टूड। सर पैसेंजर कैरी करने पे आरसीएम है, गुड्स कैरी करने पे आरसीएम है क्या? हाँ, गुड, हाँ, पैसेंजर कैरी करने पे आरसीएम है, गुड्स कैरी करने पे आरसीएम है क्या? प्लीज रिप्लाई, किसी को पता है तो। जी यस, जीटीए सर्विस। जीटीए पे था विथ कंडीशंस। ठीक है, गुड्स कैरी करने पे भी आरसीएम है, पैसेंजर कैरी करने पे भी आरसीएम है। ठीक है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब हु इज सर्विस प्रोवाइडर, द पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, अगर वो पर्सन 6% जीएसटी चार्ज कर रहा है, वो पर्सन 5% जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो आरसीएम नहीं है। अगर बंदा जीएसटी चार्ज करके ही दे रहा है तो आरसीएम नहीं है। याद रखना, एक इनवॉइस में आरसीएम एंड एफसीएम बोथ नहीं लगता। ठीक है, कोई एक जगह ही लगेगा। अंडरस्टूड? एक इनवॉइस है 100 प्लस 18%, 118। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 118 पे आरसीएम दे दें 18%, वो नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। इन वन इनवॉइस बोथ चार्जेबिलिटी कैन नॉट बी मेड। ठीक है, सर्विस, who is the supplier of the service, any person other than a body corporate. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडिंग टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब क्या, रजिस्टर्ड। अंडरस्टूड? द पर्सन हु इज द पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग सर्विस टू बॉडी कॉर्पोरेट, आरसीएम इज एप्लीकेबल। आरसीएम कहाँ पे नहीं है? अगर द पर्सन इज नॉट चार्जिंग जीएसटी एंड द पर्सन इज, मतलब कि प्रोवाइडिंग बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है तो आरसीएम एप्लीकेबल है, जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है तो एफसीएम एप्लीकेबल है। ठीक है, अदर देन अगर क्या बोलता है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट कर रहा है तो आरसीएम है ही। अंडरस्टूड? हाँ, सर 5% में आरसीएम है हाँ 5% पे आरसीएम है। और 12% नहीं 5% पे आरसीएम नहीं है, नो आरसीएम है। सर 12% में नो आरसीएम है। मैंने बोला है कि अगर वो बंदा, मतलब एक थंब रूल है, किसी इनवॉइस पे अगर एफसीएम लग गया है, ठीक है, तो उस पे आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, बोथ नहीं लगेगा,
एफसीएम भी पेमेंट करे, आरसीएम भी पेमेंट करो ना, सिंगल इनवॉइस, ये दोनों नहीं होता है। सर नहीं, बट सर अगर इनवॉइस ही 12% पे रेज हुआ है जीएसटी, तो वो एफसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा? इनवॉइस 12% से रेज हुआ है, मतलब कि पैसेंजर सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, 100 CGST 9, SGST 9, टोटल 118, यही तो 9 नहीं 6 था ना आपका। इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज लग गया है, देन नो आरसीएम। और अगर सर 5% में लगा तो? फॉरवर्ड चार्ज लग गया है, देन नो आरसीएम। अंडरस्टूड? हाँ सर। अगर फॉरवर्ड चार्ज लगा दिया है इंडिविजुअल ने, देन नो आरसीएम। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर लेंडिंग स्कीम 1997। आप लेंडर, द पर्सन हु डिपॉजिट्स सिक्योरिटीज, ठीक है, क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। आप लोग जब फाइनल में जाएंगे, देन you will come across a chapter called derivatives. Derivatives, ठीक है, derivatives in financial management, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है ना, शॉर्ट सेलिंग्स होता है। उसमें क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग होता है, मतलब कि आपके पास आपके पास शेयर्स है 100, ठीक है, आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपके पास 100 शेयर्स नहीं है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, लोन लेके सेल कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग। लोन लीजिए, सेल कीजिए, फिर जब सेल करके पैसा आएगा, जब सेल करके पैसा आएगा तो उसको चुका दीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली जब बात है, जब लोन लेंगे तो रेट ऑफ लोन लेंगे तो कम दाम पे लेंगे, ठीक है, और सेल करेंगे तो ज़्यादा दाम पे करेंगे, तभी तो प्रॉफिट आदमी लेके चुकाएगा ना। इन दैट केस जो, लेकिन तो वो लोन ले रहा है, सेल कर रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है, वो लेंड, देयर इज अ कंपनी हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस, ठीक है। जैसे कार्वी, आपने नाम सुना है क्या, कार्वी, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग का ब्रोकर होते हैं, उनको बोलने से कि मुझे इस कंपनी का शेयर शॉर्ट सेल करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे जो लोन देने के लिए रेडी है, ठीक है, लोन देने के लिए रेडी है, वो उनसे लोन लेंगे और मेरे नाम पे शॉर्ट सेल कर देंगे। वो जो लेंडर है, ठीक है, वो जो लोन देने के लिए रेडी है, वो किसको लोन देगा, मेरे को लोन देगा क्या, मैं तो, मुझे तो जानता ही नहीं है, वो कार्वी को लोन देगा, ठीक है। तो वो जो पर्सन है कार्वी, ये लोग का बात कर रहा है, द पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटीज सर्विस प्रोवाइडेड टू बोरोअर, ठीक है, इन दैट केस हु इज लायबल टू पे जीएसटी, आंसर इज आर से आपका कार्वी, ये है ना, कार्वी, ये मैं था, और मेरा लोन बोरोवर कौन था, सोचो, जेड, तो जेड लेंडर who deposit securities to Carvey, who is liable to pay tax, answer is Carvey। आ रहा है क्या समझ में ये वाला, कि नहीं आ रहा है ये वाला? सर एक बार और।
एक बार और बताता हूँ, देखिए एक कंपनी होती है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, अंडरस्टूड। कंपनीज होती है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, उन लोग का काम क्या रहता है ना, आपको ब्रोकरेज प्रोवाइड करना। देखिए जितने शेयर्स होते हैं ना, सबका ब्रोकरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा कि मुझे ये शेयर्स शॉर्ट सेल करना है, मेरे पास शेयर्स है नहीं, अगर मेरे पास शेयर्स है और सेल करना है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट शॉर्ट सेल करना है तो मुझे किसी से लोन लेके सेल करना पड़ेगा। अब शॉर्ट सेल करना क्यों है, दैट दीज थिंग्स यू विल कम टू नो इन द डेरिवेटिव्स चैप्टर, कि शॉर्ट सेल करना क्यों है। लेकिन अभी समझ लो शॉर्ट सेल करना है मतलब सेल करना है, शॉर्ट सेल समझ लो सेल है, ठीक है, सेल करना है। इन दैट केस उसको मतलब कि मुझे शॉर्ट सेल करना है तो मुझे किसी से लोन लेना पड़ेगा। हु विल अरेंज द लोन ऑफ शेयर्स, आंसर इज कार्वी, माई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। वो किसी को पकड़ेगा मतलब जेड को पकड़ा, सोचो जेड को पकड़ा, कि जेड मतलब मार्केट में तो घूम नहीं रहा ना कोई भी, ठीक है, कोई रेडी भी तो होना चाहिए ना लोन देने के लिए, ठीक है। मार्केट में अभी सोचो, मार्केट में अभी 400 का रेट से शेयर्स ट्रेड हो रहा है, मैं उसको बोला 410 में लोन दे दो, तभी तो देने के लिए रेडी होगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और मैं क्या करूँ, उससे 410 में ले लूंगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना ये 410 450 हो जाएगा, अंडरस्टूड। इन दैट केस ये जो जेड है वो लोन दिया किसको, कार्वी को। अरे कार्वी तो अपने मेरा अरेंजमेंट किया ना, लेकिन दिया तो वो कार्वी को। इन दैट केस लेंडर हु डिपॉजिट द सिक्योरिटीज, आंसर इज हु डिपॉजिट द सिक्योरिटी, आंसर इज आपका जेड। हु बोरोज द सिक्योरिटी, आंसर इज कार्वी। हु इज लायबल टू पे टैक्स, आंसर इज कार्वी। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। गवर्नमेंट सर्विस, आई थिंक दिस इज द लास्ट। गवर्नमेंट सर्विस क्या है सर? गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एंड एलए। एलए मतलब लोकल अथॉरिटी। प्रोवाइडिंग सर्विस टू एनी बिजनेस एंटिटी, आंसर इज बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे जीएसटी। गवर्नमेंट सर्विस जब भी आए ना, दो चीज हो सकता है, या तो आरसीएम होगा या फिर एग्जेम्प्ट होगा, अंडरस्टूड। गवर्नमेंट सर्विस में दो चीज हो सकता है, या तो आरसीएम होगा या फिर एग्जेम्प्ट होगा, हाँ, ठीक है। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट सर्विस देखते ही आपको ये दो फीलिंग आना चाहिए, या तो आरसीएम आएगा या फिर एग्जेम्प्ट आएगा, ठीक है। फीलिंग और क्या डीप में हो सकता है सर? किसी बिजनेस एंटिटी को देगा तो बिजनेस एंटिटी तो टैक्स दे सकता है ना, देन इट इज आरसीएम, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो आरसीएम होगा, ऐसा मतलब कि कूद के नहीं जाना है, ठीक है। एक्सेप्शन भी है कुछ कुछ। सर्विस इन रिलेशन, लेकिन बिजनेस एंटिटी मतलब ऑब्वियसली रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, इन दैट केस आरसीएम इज एप्लीकेबल, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सर्विसेज है जिसपे एफसीएम आएगा, ठीक है। क्या क्या सर्विस है? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस याद है ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विस दे रहा है? सील सर्विस। सील सर्विस क्या क्या है? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, एजेंसी बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये सब अगर कौन दे रहा है? पोस्ट ऑफिस। किस तो क्या लगेगा? आंसर इज एफसीएम। किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को। पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडेड, पोस्ट ऑफिस providing other than seal service to business entity, then exempt. Post office providing any services to central government, state government, local authority, then exempt. आ रहा समझ में?
हाँ सर। ओके, CGSGLA प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल, ठीक है, या फिर सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, देन FCM, ठीक है। पहला बात क्या है, पहला बात तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, LA और UT कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को देगा तो वो मोस्टली यही है कि या तो RCM या फिर एग्जेम्प्ट, लेकिन कुछ कुछ एग्जामेशन है, 3-4 एग्जामेशन है। क्या क्या ये याद रखना है, क्या क्या एग्जामेशन है सर। अगर पोस्ट ऑफिस सील सर्विस दे रहा है, पोस्ट ऑफिस सील सर्विस दे रहा है देन FCM, पोस्ट ऑफिस अदर देन सील सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट, पोस्ट ऑफिस कोई भी सर्विस दे रहा है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT तो LA तो एग्जेम्प्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस दे रही, पोस्ट ऑफिस सर्विस दे रहा था, बात हो रहा था, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और LA प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, वेसल या फिर इन सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, आंसर इज FCM इज एप्लीकेबल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT, LA प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड, घर भाड़ा पे दे रहा है, इन दैट केस अगर रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड देन RCM, रजिस्टर्ड रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड देन FCM, क्लियर है। यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और LA प्रोवाइडिंग एनी अदर टैक्सेबल सर्विस, तो या तो RCM लगेगा या फिर एग्जेम्प्ट होगा, देख लो। सेक्शन 11 इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। इसमें मैं तो सेक्शन 11 ज़्यादा घुसा नहीं सकता ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा चार्ट, आएगा नहीं, फिट नहीं होगा, इसलिए मैं जब सेक्शन 11 पढ़ूंगा, मतलब सेक्शन 11 जब इसमें पढ़ाऊंगा तब जाके आपको इसमें समझ में आएगा। तो RCM उस टाइम फील आना चाहिए सर। RCM में क्या था, पोस्ट ऑफिस सर्विस था, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, यस सर। ओके। ये RCM कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग बुक से सम कीजिएगा, डेफिनेटली आई विल ऑल्सो डू द सम्स विथ यू, बट बेटर क्या होगा कि सर आप भी एक बार बुक से खुद ब खुद देख ले, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल मैं जो सम्स कराऊंगा ना बुक से नहीं कराऊंगा, क्योंकि बुक से तो आप लोगों के पास है ही करने के लिए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा बाहर से कुछ सम्स लेके आने का, अंडरस्टूड। Okay. ITC, the chapter is ITC, section 16, section 17, section 18, understood। आ रहा समझ में सर। मैंने क्या करवाया अभी तक, मैंने आपको सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 नहीं कराया है, 12, 13, 14, 15 करा दिया है, आज 16 स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टूड। ऑनलाइन क्लास आ रहा है समझ में, हाँ सर। ओके। कुछ टर्म है ITC, सर पहला बात तो ITC क्या है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में भी तो ठीक है, थ्योरेटिकल में तो पढ़ेंगे क्या है, प्रैक्टिकल समझ लेते हैं एक बार। ये मिस्टर A है, ठीक है, परचेज करता है 100, ठीक है,
जीएसटी लगता है एट द रेट ऑफ 12%। उसका इनवॉइस वैल्यू है। ठीक है, उसका इनवॉइस वैल्यू है। आफ्टर, तो उसके लिए परचेज क्या हो गया, उसके लिए परचेज क्या हो गया 100, एंड दिस 12 ही विल गिव टू हिज, ही विल गिव टू हिज क्रेडिटर। मतलब कि सोचो इसका जेड, इसका क्रेडिटर है जेड लिमिटेड। ठीक है, और ये जेड लिमिटेड क्या करेगा, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा क्या, बुक्स में रिकॉर्ड करेगा क्या, कितना सेल, कितना कितना रिकॉर्ड करेगा, सेल कितना रिकॉर्ड करेगा बुक्स में। हाँ, एनीवन, बुक्स में जेड लिमिटेड सेल कितना रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में। So 112. 112, नो 100, 100 is the sale for Z Limited, and liability कितना रिकॉर्ड करेगा, आंसर इज 12। देखो समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। और ये लाइबिलिटी 12 ही विल पे टू whom, गवर्नमेंट, in the name of, in the name of Mr. A। आ रहा है समझ में, इन द नेम ऑफ मिस्टर ए। वो जो मिस्टर ए का नाम पे जमा करते हैं ना, वो दिस इज आईटीसी ऑफ मिस्टर ए। अब देखो समझ में आ रहा है क्या, दिस इज आईटीसी। आईटीसी मतलब, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप देखो ना, इनपुट, ये इनपुट ही है ना। अरे भाई मेरा सेल होता तो आउटपुट हो जाता ना। मिस्टर ए के लिए ये इनपुट है, अंदर आ रहा है। ठीक है, परचेज कर रहा है गुड्स, क्या आ रहा है फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, इनपुट। टैक्स, टैक्स मतलब कि टैक्स पोर्शन। और क्रेडिट, क्रेडिट मतलब सर क्रेडिट ही तो है, क्रेडिट मतलब क्या, बेनिफिट। क्रेडिट मतलब क्या, बेनिफिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको बोलते हैं क्या, आईटीसी। इट इज द हार्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी बिना आईटीसी का नहीं चलता। अगर आईटीसी को डिनाई करना स्टार्ट कर देना तो जीएसटी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अंडरस्टूड, ओके। ओके, ये क्या किया, ये परचेज किया था 100 का, इसने प्रोसेसिंग किया कुछ 50, कितना हो गया 150 टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर कुछ प्रॉफिट इसमें जोड़ा, कितना से 50 से 50, और ये क्या हो गया, सेल वैल्यू किसका, सेल वैल्यू ऑफ होम, मिस्टर ए का। अंडरस्टूड। अब ये क्या कर रहा है, मिस्टर एम को सेल कर रहा है। सेल क्या कैसे करेगा, सेल कितना 200 जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। कितना हो गया 200 का 12% 24। इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया,
अब समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ सर। ओके। इन दैट केस यहाँ पे Z Limited was liable to pay tax how much? 12 by recovering whom? Recovering from Mr. A and have to pay tax to government A तथा ये मैं FCM बता रहा हूँ, फॉरवर्ड चार्ज। अंडरस्टूड? यहाँ पे मिस्टर एम, अब यहाँ पे मिस्टर ए को कितना पेमेंट करना है? मिस्टर ए को कितना पेमेंट करना है? आंसर इज 24। आंसर इज 20। गवर्नमेंट क्या बोलेगा? गवर्नमेंट क्या बोलेगा? पे 24। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? पे 24। देन मिस्टर ए के पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे? वो क्या करेगा? 12 विल पे थ्रू ITC and remaining 12 will pay through cash. And we are talking about which thing? That ITC, ये वाला पोर्शन। आया समझ में? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सर वो उसको गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि सर गवर्नमेंट बोल रही है कि आप 24 पेमेंट करो। GST is applicable on what? GST is applicable on supply and the supply is rupees 200. But since he मतलब क्या, Mr. A has already paid rupees 12 at the time of purchase. Now how much he is liable to pay tax? Answer is 12 is liable, 12 is 24 is liability, already paid how much? 12। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका? 12 टू बी पेड इन कैश। अंडरस्टूड? तकलीफ क्या आएगा? मिस्टर ए को तकलीफ क्या आएगा? गवर्नमेंट इसको डिनाई कर दे कि ये जो तुमने ITC है ना तुम्हारे पास, वो हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे। देन इन दैट केस हाउ मच मिस्टर ए इज लायबल टू पे टैक्स? आंसर इज 24 थ्रू कैश। आया समझ में? तो ये चीज जो अगर आ गया, अगर आप अपने आप को मिस्टर ए समझे तो आपके लिए पेन है कि नहीं? क्यों? आपने अगर पेमेंट किया है 12 रुपया और गवर्नमेंट डिनाई कर दी, इसका मतलब आप टोटल टैक्स कितना पेमेंट कर रहे हैं? टोटल टैक्स पेमेंट कर रहे हैं ये 24 रुपया प्लस 12 रुपया, 36 रुपया। आ रहा समझ में? टोटल टैक्स कितना पेमेंट कर रहे हैं? आंसर इज 36 रुपीज। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी भाई? गवर्नमेंट बोलेगी कि अच्छा 12 हम तुमको 12 अलाउ करेंगे विथ some condition and with some conditions, you have to fulfill these conditions। तो आपको हम 12 अलाउ करेंगे। ITC लेने पे कंडीशंस है। गवर्नमेंट क्या चाहेगी? ITC ले कि ITC नहीं ले? गवर्नमेंट क्या चाहेगी? ITC ले कि नहीं ले? सेम नहीं। ओवरऑल टैक्स तो सेम आएगा, लेकिन अगर इसको अगर सोचो कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो गवर्नमेंट का मजा। ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट को कितना पैसा मिले? यहाँ से 12 मिल गया, यहाँ से 24 मिल गया, 36 मिल गया। ठीक है, और इनकेस अगर ये 12 एडजस्टमेंट कर देने बोलती तो कितना मिलता? 24 ही मिलता ना। तो गवर्नमेंट क्या समझेगी? गवर्नमेंट क्या चाहेगी? कि एडजस्टमेंट नहीं हो। ठीक है, मैं ऐसे टोन में बोल रहा हूँ, मैं ऐसा टोन में बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट चाहेगी क्या? एडजस्टमेंट नहीं हो। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा चाहती ही नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो फेयर है और जो एकदम क्या बोलते हैं
ट्रू टैक्स पेयर है, ट्रू टैक्स पेयर मतलब कि जो चोरी नहीं कर रहा है टैक्स की, उन लोग को मिल जाना चाहिए। लेकिन टैक्स में बहुत सारा लूप होल निकाल देते हैं लोग, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, बोलते मैंने किया है। उन लोग के लिए रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस, उन लोग के लिए कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन डालती है कि आप लोग 12 नहीं ले सकते, क्यों कि कंडीशन में आप लोग का कंडीशन फुलफिल नहीं किया है। आ रहा समझ में? तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि आईटीसी नहीं ले, बिकॉज उसका टैक्स बढ़ेगा। हम लोग एज अ टैक्स पेयर क्या चाहेंगे, आईटीसी मिल जाए, सो दैट मेरा कैश का आउटफ्लो कम से कम हो। अंडरस्टूड? हाँ सर। ओके, तो इसी बात पे क्या है सेक्शन 16, इसी पे क्या है सेक्शन 16। सेक्शन 16 contains restrictions and conditions imposed by government for taking ITC. ओके, कुछ टर्म्स है, कुछ टर्म्स है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या बिजनेस, बिजनेस में क्या बताऊं, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशनल, ये सब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। बहुत कम चांस है कि बिजनेस का पूरा डेफिनेशन ही पूछ ले, बट यू हैव टू बी go through all these definitions, ठीक है। capital goods, the goods, capital goods, the goods which are capitalized in the books of nature, obviously बात है, ठीक है। फर्नीचर, मशीन, जितना भी फिक्स एसेट्स आपके बैलेंस शीट में है, ऑल आर कैपिटल गुड्स। कन्वेंस, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, ठीक है। इनपुट, सर इसी का बात कर रहे हैं, आईटीसी, आईटीसी आईटीसी, आईटीसी सर तीन तरह से आ सकता है। आपने कुछ मटेरियल परचेस किया, आपने कुछ सर्विस परचेस किया, आपने कुछ कैपिटल गुड्स परचेस किया, ठीक है। तीन, आपने मटेरियल्स परचेस किया तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। आपने कुछ सर्विस परचेस किया, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स का क्या बोलते हैं, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। अंडरस्टूड? टर्मिनोलॉजी है बोलने का। इनपुट, इनपुट सर्विस, इनपुट टैक्स सेम है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आरसीएम। इनपुट, इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, दिख रहा है ना, कैपिटल गुड्स को छोड़ के uses used or intended to be used by the supplier in course of furtherance of business. Input service means service used or in service used or intended to be used by supplier in course of furtherance of business. Input से टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन छोड़िए अभी। इनपुट, इनपुट टैक्स, input tax in relation to registered person means, input tax means क्या है, central tax, state tax, IGST, UTGST or any supply of goods or charged, sorry, UTGST charged on any supply of goods or services or both made, includes, includes क्या है, IGST on import of goods, import goods import करते समय IGST लग रहा है तो वो भी input है। टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, टैक्स पेबल अंडर, अच्छा रिस्पेक्टिव स्टेट बोल रहा है, रिस्पेक्टिव यूटी बोल रहा है, बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। देखिए
क्या क्या कंडीशंस है, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस। पहला कंडीशन मतलब व्हाट आर द कंडीशंस टू टेक आईटीसी, conditions to be satisfied, condition to be satisfied to take ITC। क्या क्या conditions है, he is in possession of tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this act or such other tax paying document as may be prescribed। ठीक है, मतलब क्या है सर, आईटीसी मतलब किसका बात कर रहा है अभी, मिस्टर ए का। मिस्टर ए को अगर आईटीसी लेना है किस में, सेक्शन 16 में, तो आईटीसी क्या क्यों लेना है उसको, फॉर पेइंग टैक्स, याद है ना 24 माइनस 12 फॉर पेइंग टैक्स। अगर उसको लेना है तो ये 4 कंडीशन, ये और नीचे भी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, उसके पास टैक्स इनवॉइस होना पड़ेगा। आपने गुड्स खरीदा किसी से तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना पड़ेगा ना, उसके पास टैक्स इनवॉइस होना पड़ेगा। दूसरा, वो जो बंदा है उसने अपना रिटर्न फाइल किया होगा, GSTR 1। GSTR 1 इज अ रिटर्न। जैसे मैंने क्या बोला, एक जेड था, जेड सेल किया था क्या, जेड सेल किया था क्या, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये रहा, ये लायबिलिटी पेमेंट करेगा किसको, गवर्नमेंट को। तो ये जो गवर्नमेंट को पेमेंट किया बोला ना मिस्टर ए का है, वो चीज़ होना पड़ेगा। ये कहाँ बोलेगा, रिटर्न में। कौन सा रिटर्न है, GSTR 1। कितना परसेंट GST उसको दिया हुआ है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, he has received goods and services, और बहुत गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, मैंने ऑर्डर कर दिया गुड्स, ठीक है, लेकिन गुड्स मेरे फैक्ट्री में आया ही नहीं है। जब तक गुड्स फैक्ट्री में नहीं आया है आप आईटीसी नहीं ले सकते। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन टैक्स इनवॉइस होना पड़ेगा, दूसरा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा GSTR 1, तीसरा गुड्स या सर्विस अवेल कर लेना पड़ेगा। गुड्स हो तो फैक्ट्री में आना पड़ेगा, और सर्विस है तो उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, बोला है अगर इंस्टॉलमेंट में गुड्स आ रहा है, ठीक है, आज एक गुड्स आया, ठीक है, 2 दिन बाद एक गुड्स आया, 4 दिन बाद एक गुड्स आया, तो बोला है कि ऐसा इंस्टॉलमेंट में गुड्स आ रहा है, तो जब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा तब आप आईटीसी ले पाएंगे। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट वेयर गुड्स अगेंस्ट एंड इनवॉइसेस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन रिसीव्ड और लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखो ओके, the consignment of coal is to be dispatched from Kolkata to Mumbai using 5 ट्रक। 5 ट्रक में आ रहा है, यूजिंग 5 ट्रक में आ रहा है। अगर 5 ट्रक में आएगा तो क्या फील आएगा सर, 5 ट्रक में आ रहा है कि तो क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में आ रहा है या लॉट में आ रहा है, तो लास्ट ट्रक जब ढुकेगा तब हम आईटी से ले पाएंगे। ठीक है, एंड इनवॉइस वाज इशूड ऑन द रिसिप्ट ऑफ मार्च 30 2022 में आपका ट्रक आ गया है, सॉरी इनवॉइस इशू हो गया है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई, 4 ट्रक्स। अच्छा एक मिनट, जब ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कि रिटर्न फाइल नहीं किया है ऐसा कुछ, तब मान लेंगे रिटर्न फाइल किया है, नहीं जरूरी नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि देखो क्या है ना, कि अगर गुड्स बोला है कि ये नहीं बोला है कि इशू टैक्स इनवॉइस इशू किया है, लेकिन गुड्स बोला आ रहा है, तो ये मानना पड़ेगा कि सर अगर गुड्स आ रहा है तो ऑब्वियसली टैक्स इनवॉइस इशू किया है, तभी आएगा। ठीक है, अगर जब तक नहीं बोला खुद से कि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है, नहीं एज्यूम करेंगे ऐसा। ठीक है, 4 ट्रक्स रीच द क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब कौन, जो रिसीव कर रहा है,
बाई 30 मार्च को ही 4 ट्रक आ गया, बट द ट्रक कैरिंग द फाइनल लॉट कंसाइनमेंट रीच द रेसिपेंट ऑन 2 अप्रैल। मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट अप्रैल में आया, तो अगर जब मार्च में आएंगी तो मार्च में आईटीसी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, नेक्स्ट मंथ लेंगे। In this case, input tax credit for the entire consignment will be available only in the month of April. ठीक है, no ITC on advance payment। अगर एडवांस पेमेंट है तो उस पर ITC नहीं मिलेगा। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, एडवांस पेमेंट पे ITC नहीं है। एडवांस पेमेंट पे GST लाइबिलिटी राइज होता है क्या? नहीं। एडवांस पेमेंट इन केस ऑफ गुड्स उस पे नहीं Goods पे है, नहीं, लेकिन service पे एडवांस होगा। पेमेंट इन केस ऑफ सर्विसेज उस पे GST एप्लीकेबल है। ठीक है, जस्ट मैंने पूछ लिया बीच में डाइवर्ट करके कि किसी को याद है तो। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ, आपने गुड्स मंगवा लिया, ITC ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने गुड्स का पेमेंट ही नहीं किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि सर आपने जब गुड्स लिया है उसका 180 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आज कितना तारीख है, 1/4 उसका 180 डेज, ठीक है, अप्रॉक्स 6 मंथ होता है, उसके अंदर आपको सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो the ITC that you have availed have to be reversed। ठीक है, और सर मैंने 180 दिन बाद नहीं, 200 दिन बाद पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे रिवर्स और यहाँ पे रीअवेल। अंडरस्टूड? where recipient fails to pay tax, so where recipient fail to pay to the supplier of goods or services or both other than supplies which, अच्छा RCM छोड़ के बात कर रहा है, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within the period of 180 days, 180 days के अंदर में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, and the amount equal to input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with the interest। मतलब कि अगर नहीं पेमेंट कर रहा है तो जो मैंने बोला रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा मतलब कि आउटपुट टैक्स के संग ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, along with the interest in a such manner prescribed in rule 37। ठीक है, रूल 37, जब रूल 37 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही है क्या वाला? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके, यहाँ तक रखते हैं। रीअवेलमेंट बोला है, however the recipient shall entitled to reavail the credit of input tax on payment made by him of the amount toward the value supply of goods or service or both with the tax payable thereon। मतलब कि रीअवेल कर सकता है आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर। ठीक है, मतलब कि सर, मतलब क्या है सर, आप यहाँ पे गुड्स परचेस किए, यहाँ से 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं किए तो क्या हो जाएगा, रिवर्स। आपने पेमेंट 210 डेज में कर दिया, 201 डेज में कर दिया, इन देश में क्या होगा, रीअवेल। यहाँ रिवर्स विथ क्या होगा, इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास करेंगे। नहीं, ओके, थैंक यू।